अस्सलाम वालेकुम जी, वी आर बैक एंड लेक्चर नंबर 8। ये इसका पार्ट 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट जो है डेट टू इक्विटी रेशो पे ख़त्म किया था, तो हम आगे चलेंगे विद फ्रॉम इक्विटी रेशो। मैंने अभी लेक्चर थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड किया था, बट अनफॉर्चुनेटली द फाइल गॉट करप्टेड, सो आई एम गोना रिकॉर्ड इट अगेन। तो स्टार्ट करते हैं इक्विटी रेशो से। डेट टू इक्विटी रेशो में जैसे कि आप टोटल डेट कंपनी के टोटल इक्विटी से कंपेयर कर रहे होते हैं, इक्विटी रेशो में हम मेजर क्या करते हैं, द अमाउंट ऑफ एसेट्स जो है, कितने अमाउंट ऑफ एसेट्स जो है वो फाइनेंस करें ओनर्स और इन्वेस्टर्स कंपेयर टू टोटल इक्विटी के। मतलब जब अगर सोचें आपका दिवालिया हो जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाती है कंपनी, तो लाइबिलिटीज़ पूरी पे ऑफ करके ओनर्स को, इन्वेस्टर्स को कितने पैसे वापस मिलेंगे। ठीक है, बेंचमार्क रेशो इज़ 0.6 मीन 60%, एनीथिंग अबव 60% इज़ अ गुड रेशो। इसी तरह हमारे पास इलस्ट्रेशन है यहाँ पे। 3Cs इज़ लुकिंग फॉर एडिशनल फाइनेंसिंग टू हेल्प इनिशियल सेटअप। टोटल एसेट्स आर 300,000 एंड टोटल लाइबिलिटीज़ रुपीज़ 100,000। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ है, तो यहाँ पे हमने इक्विटी नहीं दी हुई, तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन जो है पुरानी याद करेंगे, जो विच इज़ एसेट्स इज़ इक्वल टू जी लाइबिलिटीज़ प्लस ओनरशिप। ठीक है, 3 लाख रुपए एसेट है तो दोनों बराबर होंगे, तो हम क्या करेंगे, एसेट्स में से माइनस करेंगे लाइबिलिटीज़, तो हमारे पास आ जाएगी इक्विटी। ठीक है, इक्विटी डिवाइडेड बाय, फिर हम इक्विटी रेशो निकालने के लिए टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स करेंगे, तो 0.6 विच इज़ 66% हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। आगे चलते हैं जी। फिर यू हैव लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशो। इसमें क्या होता है कि इसमें आप ये देख रहे होते हैं कि आपके जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने जो डेट लिया हुआ है कैपिटल बिल्डअप करने के लिए, उसके पास क्या, कंपनी के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उसको फाइनेंस कर सके अपना कैपिटल एक्सपेंसेस मीटअप करने के लिए। इसमें हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, लोअर रेशोज़ होंगे तो ज़्यादा फेवरेबल है। लोअर रेशोज़ का मतलब ये होगा कि जी आप ज़्यादा देर तक जो है अपने कैपिटल को चला पाएंगे और आप प्रॉपर डिविडेंड्स भी दे पाएंगे अपने प्रॉफिट्स में से, और इंटरेस्ट भी दे पाएंगे। अगर आपका लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशो कम है, तो इसका मतलब ये है कि ना तो आप डिविडेंड्स दे पाएंगे जी प्रॉपरली, और ना ही आप जो है ऑन टाइम इंटरेस्ट दे पाएंगे, और वो ड्यू होता जाएगा। XYZ इसी तरह रजिस्ट्रेशन है हमारे पास, XYZ कंपनी हैज़ अप्लाइड फॉर अ लोन, यू नीड टू कैलकुलेट इक्विटी रेशो। डेट जो है उनका 7,250 रुपये, और इक्विटी जो है वो है 8,500। तो हम जब फार्मूला डालेंगे, इसका मतलब हो गया 0.859 विच मीन्स 85%। ठीक है, मतलब हर एक रुपये जो इन्वेस्ट किया गया है उसमें इक्विटी रेशो जो है, इक्विटी अपना डेट जो है वो है 85 पैसे। मतलब हर एक रुपया जो दिया हुआ है, हर एक रुपया जो इन्वेस्ट किया गया है इन्वेस्टर्स की तरफ से, क्रेडिटर्स ने उसमें 85 पैसे डाले हुए हैं। फिर आ जाते हैं सॉल्वेंसी रेशो पे। फिर है जी टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशो। टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशो शो क्या कर रहा होता है, ये शो कर रहा होता है कि हाउ मेनी टाइम्स द एनुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस आर कवर्ड बाय द नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम होती क्या, नेट ऑपरेटिंग इनकम होती है इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ अ कंपनी। ठीक है, इट इज़ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो दैट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे इट्स इंटरेस्ट चार्जेस एज दे बिकम ड्यू। मतलब जितने जितने आपके इंटरेस्ट चार्जेस आपके लगेंगे, आप ड्यू होते जाएंगे, वो आपको पे करने की सलाहियत है या नहीं है। ये कंप्यूट कैसे किया जाता है, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। स्टैंडर्ड रेशो ये है कि 2, कि जी आपने मतलब इस साल का करंट जो अकाउंटिंग साइकिल है आप उसका भी दे दें, और अगले अकाउंटिंग साइकिल के इंटरेस्ट देने के लिए भी आपके पैसे हों जब वो ड्यू हो जाए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन है हमारे पास जी, कंपनी हैज़ इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड अर्निंग्स बिफोर इनकम एंड टैक्स फॉर द ईयर एंड 2020 ऑफ 2 लाख रुपीज़, और जी उनकी जो अर्निंग्स हैं वो हैं 3 मिलियन। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है 2 लाख रुपए। तो जब हम फार्मूला डालेंगे तो हमारे पास आ जाए 15 टाइम्स, मतलब द कंपनी हैज़ अ हाई वैल्यू, ठीक है जी, ऑफ interest earned ratio, which means company has greater ability to repay its interest and debt as well as enough कि वो अपना जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सके बाकी पैसे अपने शेयर होल्डर्स में और ओनर्स में एज अ प्रॉफिट ऑन शेयर होल्डर डिविडेंड। मूविंग फर्दर,
जी, यहाँ पे फिर हमारा स्टार्ट सॉल्वेंसी रेशो ख़त्म होता है, फिर हमारा आ जाता है टर्नओवर रेशो यहाँ पे। टर्नओवर रेशो में सबसे पहले आ जाता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसमें ये दिखाया जाता है कि कंपनी में कितनी सलाहियत है, हाउ मच अ कंपनी इज़ केपेबल टू लाइक सेल एंड रिप्लेस इट्स इन्वेंट्री ओवर अ टाइम पीरियड। अमूमन अकाउंटिंग टाइम पीरियड एक साल का ही हम लेते हैं, वरना डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में इसमें लिए जाते हैं। तो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री होगा। अब एवरेज इन्वेंट्री निकलती कैसे है, हमारे पास दो इन्वेंट्रीज दी होती हैं, बिगनिंग प्लस एंडिंग इन्वेंट्री। हम उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो उसका एवरेज निकल के आ जाएगा। अमूमन पेपर्स में एवरेज इन्वेंट्री दी नहीं होती, आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है। जी, अमूमन दी नहीं जाती उसमें, आपको खुद जो है कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब जैसे कि यहाँ पे इलस्ट्रेशन है कि महमूद एंड कंपनी रिपोर्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ ₹1000, ओपनिंग इन्वेंट्री वैल्यूड एट ₹3000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ₹4000। तो हमने जब फार्मूला यहाँ पे पुट इन किया तो ये आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यहाँ पे बिगनिंग और प्लस एंडिंग को हम प्लस करके एवरेज निकालेंगे विच इज़ 3500। तो ये आपका आ गया 0.285 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। मतलब एवरेज राउंड ऑफ करेंगे तो इट विल बी 0.29। इसका मतलब है कि कंपनी ने एक साल में सिर्फ 30% या 29% अपनी इन्वेंट्री सेल आउट की है, और इस कंप्लीट सेल आउट करने के लिए मतलब अगर आप 1 को डिवाइड करें बाय 0.29 तो आपके पास 3 इयर्स आ जाएगा। मतलब 3 साल लगेंगे कम से कम आपको इन्वेंट्री सेल आउट करने के लिए। अब इसका तो मतलब यही इसमें इम्प्लाई हम कर सकते हैं कि जी कंपनी की पॉलिसी अच्छी नहीं है, और उनका जो है कंपनी डज़ नॉट हैव अ वेरी गुड इन्वेंट्री कंट्रोल, और सेल्स लेवल इनकी अच्छी नहीं है कि वो अपनी इन्वेंट्री प्रॉपर्ली रोटेट नहीं कर पा रहे, सेल नहीं कर पा रहे। मूविंग फर्दर जी, डेटर और रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ये होता है अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स पर ईयर दैट अ बिजनेस कलेक्ट्स द एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। मतलब आप कितने एक साल के अंदर, एक टाइम पीरियड के अंदर आप कितनी बार जो है आप अपना अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट करते हैं, उसका एवरेज निकलता है। इसका फार्मूला क्या है, कंप्यूट कैसे करेंगे हम, क्रेडिट सेल्स जो आपने उधार पे सेल्स की हुई हैं डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल कैसे होगा, वही स्टार्ट ऑफ द ईयर आप निकालेंगे अपना डेटर्स या रिसीवेबल्स, एंड एंड ऑफ द ईयर डेटर्स या रिसीवेबल, और उसको आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। तो इसी तरह जी वी हैव एन इलस्ट्रेशन। AM कंपनी हैज़ रिपोर्टेड क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹800 मिलियन और अकाउंट रिसीवेबल 64 है, स्टार्टिंग का एंडिंग में 72 है। तो आपके पास जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डेटर टर्नओवर रेशो आ जाएगा 11.76। मतलब आपने एक साल में जो है बिजनेस ने जो है 11 बार या 12 बार जो है अपना अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्ट किया है। मतलब अमूमन समझे महीने में एक बार। ओके जी, फिर हमारे पास आ जाता है डेप्टर कलेक्शन, डेप्टर कलेक्शन पीरियड रेशो आ जाता है। ये क्या होता है, इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ डेज इट टेक्स फॉर द बिजनेस टू रिसीव द मनी इट इज़ ओड फ्रॉम इट्स कस्टमर्स। कि आपने जो क्रेडिट सेल्स की हुई हैं, पहले तो आप ये देख रहे थे ना यहाँ पे कि जी आपने जो है नंबर ऑफ़ टाइम्स आप कलेक्ट कितनी बार कर रहे हो, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल आप कितनी बार कर रहे हो। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हम एग्जैक्ट डेज कितनी बार, मतलब साल में 12 बार कर रहे हो। यहाँ पे हम आ जाते हैं डेज़ पे कि एवरेज नंबर ऑफ डेज इट टेक्स फॉर द बिजनेस टू रिसीव द मनी इट इज़ ओड फ्रॉम दिस कस्टमर्स। तो साल का जी 365 डेज़ हम फार्मूला डाल दिया, मल्टीप्लाई बाय एवरेज डेप्टर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स। अब इस एनालिसिस अगर करेंगे तो इसका ज़रूरी है क्यों ये फार्मूला, देखें हाई टर्नओवर रेशो इसका ये इंडिकेट करेगा कि आपके पास एक तो जितना जल्दी पैसा आएगा आप उतना जल्दी पैसा अपना इन्वेस्ट कर पाओगे बिज़नेस में, और कैश फ्लो आपका ज़्यादा होगा, और रिड्यूस आपके हो जाएगी, रिस्क जो है रिड्यूस हो जाएगी, जिसमें आप कस्टमर्स को पैसे दे रहे होते हैं इफ़ दे आर ओइंग यू एनीथिंग, ठीक है। तो हाई डेटर कलेक्शन पीरियड रेशो इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द बिजनेस। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, डे 65 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय एवरेज डेटर्स, ये आपने पहले करना है, उसके बाद डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स। हमारे पास फार्मूला है जी ABC कंपनी, और फार्मूला के बाद एक इलस्ट्रेशन है। ABC company wants to determine the company's account receivable turnover for the past year. In the beginning period receivable जी 3,16,000 थे, ending was 3,84,000 रुपये।
नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द लास्ट 12 मंथ्स वर 3.5 मिलियन। तो अब जब एवरेज फार्मूला निकालने के बाद आपके पास आ गया 36.5 डेज़, ये डेज़ में है, ठीक है। ये आप मतलब इसका ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी कंपनी ABC जो ये कंपनी थी, ठीक है, उन्होंने जो है 10 बार इसको अगर हम 365 को 365 36.5 इज इक्वल टू 10, ठीक है जी। मतलब 10 बार जो है इन्होंने जो है कलेक्ट किया है, 10 टाइम्स ड्यूरिंग द पास्ट ईयर उन्हें कलेक्ट कर चुके हैं ये पूरा अपना क्रेडिट जो इन्होंने दिया हुआ था, ठीक है। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल वाज कलेक्टेड इन 36.5 डेज़, मतलब हर 36 दिन बाद इन्होंने एवरेज पर अपना ये कलेक्ट करते हुए हैं जी। आगे चलते हैं टर्नओवर रेशोज़ के बाद, फिर आते हैं अच्छा एक दो कुछ टर्नओवर रेशोज़ हैं, कैपिटल टर्नओवर रेशो है या फिर हमारा जी वो है, वो मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि उसमें सच कैलकुलेशंस है नहीं, अमूमन पेपर में नहीं आता। देन वी हैव प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ में हम देखते हैं क्या है कि जी आप जो इनकम स्टेटमेंट में ही आप अपनी फिगर्स निकालते हैं और देखते हैं कि जी आप कंपनी की कितनी एबिलिटी है कि वो अपनी ऑपरेशंस में से कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाती है। सबसे पहले वी हैव ग्रॉस मार्जिन स्लैश प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस मार्जिन रेशो जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है जो कि कंपेयर करता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट टू द नेट सेल्स ऑफ द बिजनेस। और उसमें उसके बाद ग्रॉस फिर जो है आपका ग्रॉस मार्जिन जो आता है, ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट जो आता है वो आप आगे देख रहे होते हैं कि जी अच्छा ठीक है, ये मतलब हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट और आगे जो है कंपनी को चला रहा है। फार्मूला इसका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स निकालने, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वी हैव अपना अच्छा एनालिसिस का क्या है, अगर हायर आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब ये है कि जी कंपनी इतनी इन्वेंट्री हाई प्रॉफिट मार्जिन पे बेच रही है। और इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप इन्वेंट्री बहुत चीप पे सस्ती खरीदें और महंगा बेचें, और या फिर ये है कि जी अपने अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो फिर जो है आपको रॉ मटेरियल जो है उसका कम में मिल रहा हो। दूसरा जी अपना ग्रॉस मार्जिन रेशियो जो है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता है, पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक 40% का बेंचमार्क है। इलस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन क्या है कि कंपनी एक्स लिमिटेड हैज़ रिपोर्टेड टोटल सेल्स ऑफ 1 मिलियन 10 लाख रुपए बाय सेलिंग गुड्स कॉस्टिंग 6 लाख रुपए के। कैलकुलेट द ग्रॉस मार्जिन रेशियो ऑफ द कंपनी। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए पहले तो क्या करना है जी, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नेट सेल्स, ये आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गए यहाँ पे, ये आपकी नेट सेल्स आ गई, तो 4 लाख रुपए आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर हम यहाँ पे इस फार्मूला में पुट इन करेंगे 4 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो 0.4 और 40%, तो मतलब कंपनी जो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है, ग्रॉस मार्जिन रेशो इज़ 40%। मतलब आप हर जितनी भी इन्वेंट्री आप बेच रहे हो उसके एवज में आप 40% आप अपना प्रॉफिट बना रहे हो। मूविंग फर्दर जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, आपने अमूमन देखा होगा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है एक बैलेंस अपना इनकम स्टेटमेंट में, तो ये उससे रिलेटेड ही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कहते हैं। इसका काम क्या है, टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड सेल्स। पर इसके तरीक़ेकार है, इसका थोड़ा सा लेंथी तरीका है। पहले तो हमने इसका फार्मूला देखना है। इसका फार्मूला इज़ ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट कहाँ से निकालें जी, ऑपरेटिंग कॉस्ट आप निकालोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस प्लस सेलिंग एक्सपेंस, ये आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी। नेट सेल्स ही कैसे निकालेंगे आप, नेट सेल्स आप निकालेंगे सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये राजी, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, ये वही आ गया, ये फार्मूला आ गया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो जी यहाँ पे फार्मूला है, सी कंपनी हैज़ अ कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ 7 लाख रुपये, COGS आपके पास आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 3 लाख है, सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, और नेट सेल्स 1.2 मिलियन है। तो हमने यहाँ पे वही पुट करना है फार्मूला, और हमें ये कह रहे हैं कि जी आप ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें ऑपरेटिंग रेशो निकाल के दें। तो पहले तो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट की हमारे पास आ गई अपना COGS प्लस एडमिन एक्सपेंस,
ये हो गया 10 लाख, 7 प्लस 3 10 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 12 लाख रुपए जो कि नेट सेल्स है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.833 और 83%। मींस आपकी जितनी भी अपना नेट सेल्स हो रही हैं, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है दैट इज़ 83%, आप 17% उसके बाद बचा रहे हो, आप प्रॉफिट है मतलब। ओके जी, फिर हम आ जाते हैं नेट प्रॉफिट रेशो पे। नेट प्रॉफिट shows the net return on sales made by the entity, by the company, by the organization, और इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अच्छा, क्रेडिटर और इन्वेस्टर्स इसको अगर एनालिसिस करें तो कैसे यूज़ करते हैं? क्रेडिटर्स, हम इसको इन्वेस्टर्स जो है वो मेक श्योर करेंगे कि जी नेट प्रॉफिट रेशियो हाई हो, कि मतलब इतना उनके पास प्रॉफिट बचे ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के बाद, हर चीज़ निकालने के बाद, कि वो डिविडेंड्स पे कर सकें। और क्रेडिटर्स कैसे यूज़ करेंगे? क्रेडिटर्स इसको, इस रेशियो को इस तरह से यूज़ करते हैं, वो देखते हैं कि जी जब डिविडेंड्स भी निकल जाएंगे, प्रॉफिट निकल जाएगा, क्या इनके पास इतना पैसा होगा कि वो हमें बाद में अपने लोन और उसके इंटरेस्ट वापस दे पाएँ या नहीं दे पाएँ। इसी तरह सी कंपनी हैज़ अ कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ रुपीज़ 7 लाख रुपए और अदर एक्सपेंस ऑफ 3 लाख एंड नेट इनकम ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ नेट इनकम जी वो है नेट सेल्स ऑफ 1.2 मिलियन। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए पहले तो हमने सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करना है। ठीक है जी, सेल्स आपकी हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी 1.2 मिलियन हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और अदर एक्सपेंस हो गया 10 लाख, तो नेट प्रॉफिट आ गया 2 लाख। 2 लाख को आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे नेट सेल्स के थ्रू, ये इस फार्मूला के तहत 1.2 मिलियन पे, तो ये आपका आ गया 0.16 और 17%। ठीक है, फिर जी हमारे पास ये लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है जो कि मैंने इसमें दिया, उसके ये है रिटर्न ऑन एसेट्स रेशो। मतलब कि आपने एक कंपनी में जो एसेट्स डाले हुए हैं और आपको कितना पैसा कमा के दे रहा है, अपना कितना आपको जो है आउटपुट वो एसेट्स दे रहे हैं। अब जैसे इलस्ट्रेशन है, टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी डी ऑन जुलाई 1, अब इन्होंने 2014-15 का फिस्कल ईयर उठाया है, 1 जुलाई से लेकर 30 जून 2015 तक। उसके आप बता रहे एसेट्स जो है 21,32,000 और 23,43,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट ईयर एंडिंग, स्टार्टिंग एंड एंडिंग। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड जून जो है आपके पास इनकम जो है ये वो 2,13,000 की है। तो एवरेज एसेट्स निकालेंगे पहले हम, यहाँ 2.132 प्लस 2343,000 डिवाइडेड बाई 2, तो 22,83,000 के आपके पास आ गए एवरेज टोटल एसेट्स। और रिटर्न ऑन एसेट्स हम वही अपना फार्मूला डालेंगे, फार्मूला इज़ नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। ठीक है, तो वो दैट इज़ 9.3%। मतलब कि आपने 100% जितने आपने एसेट्स डाले हुए हैं उसका 9.3% आपके पास नेट इनकम आ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर 8 का इख्तिताम होता है, बट अभी रुकिए, हमारे पास एक असाइनमेंट है, तो ये असाइनमेंट मैंने दी हुई है, यू हैव टू सॉल्व इट। इंशाल्लाह जैसे हम करते रहते हैं, हम अगला जो भी लेक्चर स्टार्ट होगा तो इन द बिगनिंग ऑफ इट मैंने ये सॉल्व करनी है, देन फिर हम अपना लेक्चर बकाया स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ रेशो एनालिसिस मैंने कुछ यहाँ लिखे हुए हैं, यू नीड टू राइट देम एंड मेमोराइज देम। पेपर्स में आते हैं, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, बट इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। और ये भी रेशो एनालिसिस है, पर इसने ये जी आपने खुद चेक करने हैं जाके गूगल पे और ख़ुद नोट डाउन करने हैं, कुछ के तो मैंने फार्मूलाज यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 9। यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंप्लीट होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हम फिर स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।